इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा आए तो मैं कुछ करूं। और पैसा है कि कहता है, अरे इंसान, तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी माइंड। और आज की चर्चा है रिच एंड पुअर माइंडसेट। 1997 पे रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक तो उनके रियल फादर जिनको ये पुअर डैड का टाइटल देते हैं, और दूसरे इनके फ्रेंड माइक के पिता जिनको ये रिच डैड बोलते हैं। इनके जो रियल फादर है वो बहुत पढ़े लिखे, कॉलेज में प्रोफेसर है, बट उनकी जिंदगी में पैसों को लेके हमेशा दिक्कतें रही। और यही वजह है कि रॉबर्ट इनको पुअर डैड कहते हैं। और दूसरी तरफ इनके मुंह बोले पिता जो कम पढ़े लिखे हैं बट बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत सक्सेसफुल हैं। और इसी वजह से रॉबर्ट इन्हें रिच डैड कहते हैं। काश काश की ये बुक मैंने 20 साल पहले पढ़ी होती। ये लाइन अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बिल्डर लेरसन क्लर्क ने कही जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी। बट कियोसाकी अपने दोनों पिता को बराबर का सम्मान देते थे, और उनके जो दोनों पिता थे वो भी उनको बराबर का सम्मान देते थे। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि जब वे 9 साल के थे तब उन्हें भी दूसरे अमीर बच्चों को देखकर अमीर बनने की तमन्ना थी। और इसीलिए एक दिन उन्होंने अपनी पुअर डैड से पूछा, अमीर कैसे बना जा सकता है। लेकिन उनके जो रियल फादर थे पुअर डैड, उनके पास इसका आंसर नहीं था। वो बोलते हैं कि इसका आंसर माइक के पिता रिच डैड अच्छी तरीके से बता सकते हैं। फिर यही क्वेश्चन रॉबर्ट अपने रिच डैड से पूछते हैं, और यहीं से इनकी फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी स्टार्ट होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट लेसन्स की जो रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाई। नंबर 1 पर आता है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, और जो अमीर होते हैं उनका पैसा उनके लिए काम करता है। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो अच्छी जॉब पा सके और उसकी सैलरी से अपने पैसों की दिक्कत खत्म कर पाए। और इसी लालच में कई सारे लोग रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं और फंस जाते हैं ऐसी ट्रैप में जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। उन्हें पता होता है कि महीने के एंड में सैलरी मिलने वाली है, और इसी वजह से वो लोन पे घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं और फंस जाते हैं इसी ट्रैप में, क्योंकि आपने जो लोन लिया है वो पे भी करना होगा, और उसे पे करने के लिए आपको कई सालों तक नौकरी करनी पड़ेगी। और आपकी नौकरी से जो अमाउंट आएगा उसमें से मैक्सिमम अमाउंट लोन पे करने में चली जाएगी। इसी तरह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी लोन पे करने में और नौकरी करने में निकल जाती है। अब सवाल ये आता है कि अगर पैसों के लिए काम ना करे तो करे क्या? इसका जवाब आने वाले कुछ पॉइंट्स में मिल जाएगा। लेसन नंबर 2 पर आते हैं, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों ज़रूरी है। अगर दिल्ली जाना है तो टिकट भी दिल्ली की ही लेनी पड़ेगी। ये कितना सच है कि अगर हमें किसी मंजिल की ओर जाना है तो हमें उसी दिशा में रास्ता तय करना पड़ेगा। फाइनेंशियल एजुकेशन भी कुछ इसी तरह से है। पैसा कमाना एक अलग बात है, मगर उस पैसे को सही ढंग से संभालना एक अलग बात है। पैसा एक तरह की ताकत है, बट उससे भी बड़ी ताकत है उसे संभाल के रखने की समझ। पहले के ज़माने में एजुकेशन एक जरिया थी लोगों की पर्सनालिटी डेवलप करने की, आसपास के हर विषय में उसे जानकारी देने की। पर वक्त के साथ साथ पढ़ाई का गोल, उसका लक्ष्य बदल गया। पढ़ाई का मतलब रह गया बड़े होकर अपनी जीविका चलाना, ब्रेड एंड बटर कमाना। और इसमें कुछ गलत भी नहीं। आज जिस तरह से पढ़ाई की जाती है, बच्चे ग्रेजुएट होकर सोचते हैं कि अब मैं कौन सी नौकरी करूं। क्या ये सही नहीं है कि थोड़ा और पहले से बच्चों को मनी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, ताकि वो बड़े होकर सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाए। और इसलिए लोगों को फाइनेंशियली एडुकेट होना ज़रूरी है ताकि वो अपने पैसों को सही से इन्वेस्ट एंड मैनेज कर पाए। अब आती है साइन नंबर 3, अपने काम से काम रखो। किसी दूसरे को बदलने से अच्छा है खुद को बदलना। हम में से ज़्यादातर लोग दिन भर मेहनत करके कोशिश करते हैं कि अपने जॉब में प्रमोशंस ले पाएँ, अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट ले पाएँ, बट हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें अगर ज़्यादा पैसे चाहिए तो हम कुछ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत बड़े लेवल से की जाए, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। आप अपनी नौकरी करते हुए भी कोई भी पसंदीदा काम कर सकते हैं। एक बार मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक एमबीए की स्टूडेंट्स के क्लास में स्पीच दे रहे थे। स्पीच के दौरान
रॉक ने वहाँ पे मौजूद स्टूडेंट से पूछा कि क्या आपको पता है मैं कौन सी बिजनेस करता हूँ? सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि आप हैमबर्गर की बिजनेस करते हो। इस पे क्रॉक हंसकर बोले, मैं हैमबर्गर की नहीं बल्कि रियल एस्टेट की बिजनेस करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता है तो उसे उस जमीन की भी खरीदारी करनी पड़ती है। और आप खुद देख लो कि आज पूरे वर्ल्ड में मैकडॉनल्ड्स रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एम्पायर बनकर खड़ा है। तो रिच डैड कियोसाकी को सिखाते हैं कि कैसे मैक्सिमम लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और खुद के लिए काम नहीं कर पाते हैं। वो लोग टैक्स भर के गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, इंटरेस्ट देकर बैंक के लिए काम करते हैं, फीस देकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं, बट खुद की बेटरमेंट के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए हमें अपने काम को जल्द से डिसीजन लेकर स्टार्ट करना चाहिए, मगर बस जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। लेसन नंबर 4, टैक्स क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके रिच डैड ने बताया था कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार जो वॉर्स होती थी उनके खर्च जुटाने के लिए टैक्स ज़रूर लगाए जाते थे, जिसके लिए किंग या प्रेसिडेंट बोल देते थे और हर कोई अपनी इच्छा से देता था। फिर 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स अपने सिटीजन्स पे लागू कर दिया और 1913 में कॉन्स्टिट्यूशन के 16वें संशोधन के बाद अमेरिका में भी इनकम टैक्स लागू हो गया। इसमें एक और बात थी, ये जितने भी टैक्स थे ये सिर्फ अमीरों पे लगाए गए थे। टैक्स का थॉट लोकप्रिय इसलिए बना था क्योंकि लोगों को लगता था कि ये अमीरों के पैसे गरीबों में लाता है, पर वक्त ने इस बात को पलट दिया और आज गरीब भी टैक्स का मारा है और मिडिल क्लास भी। या यूं कहें कि सबसे ज्यादा जो टैक्स का मारा हुआ है वो है मिडिल क्लास। सच्चाई तो ये है कि अमीरों पे टैक्स लगते ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो टैक्स आता है वो मिडिल क्लास से आता है, खासकर पढ़े लिखे और ऊंची आमदनी वाले मिडिल क्लास से। रिच डैड ने कियोसाकी को आगे समझाते हुए कहा कि अमीरों ने वक्त के साथ साथ कॉरपोरेशन की ताकत को समझा। एकजुट होकर उन्होंने इस टैक्स को पलट दिया और सारा बोझ उन लोगों पर डाल दिया जिन्होंने कभी इसकी सपोर्ट में वोट दिया था, यानी कि गरीब और मिडिल क्लास लोग। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अमीरों का पैसा नहीं था, उनकी समझ थी, उनकी जानकारी थी, उनकी अवेयरनेस थी। उन्होंने अपने पैसों को बचाने के लिए संविधान को समझा, उनमें कमियां निकाली और उससे बचने के लिए कॉरपोरेशंस का सहारा लिया और वो इसमें सफल भी हुए। जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी होती है, पर वो ये मानते नहीं। जिस कर्मचारी में पैसों की समझ नहीं है वो बच नहीं सकता। समाज उसके पैसे हड़प लेगा और उससे गरीबी की ओर धकेल देगा। वो कहते हैं ना कि देने वाले ने तो कोई कमी नहीं की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। और ये जो मुकद्दर है वो हम अपनी सोच से, अपने नॉलेज से बदल सकते हैं। अमीरी और गरीबी में सिर्फ सोच और समझ का ही फासला है। लेसन नंबर 5, सीखने पे जोर दें ना कि पैसों। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक में बताते हैं कि एक बार उनका इंटरव्यू सिंगापुर में एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया और उस जर्नलिस्ट ने उन्हें बताया कि उसका सपना भी एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था, लेकिन वह नहीं बन पाई। उस महिला के लिखने का तरीका काफ़ी अच्छा था और रॉबर्ट ने उसके कई सारे आर्टिकल्स भी पढ़े थे, तो इसीलिए रॉबर्ट ने उसे सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की राय दी। लेकिन यह सुनकर वो महिला नाराज़ हो गई क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी और उसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री थी और उसके हिसाब से सेल्स का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इस टैलेंट से पैसे कमा सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्हें बेस्ट सेलिंग राइटर बोला गया था, ना कि बेस्ट राइटिंग राइटर। अगर वो महिला सेल्स सीख लेती तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो भी बेस्ट सेलिंग राइटर बन जाती। और इसी लड़की की तरह कई सारे लोग सीखने के लिए काम नहीं करते और गरीब ही रह जाते हैं। लास्टली लेसन नंबर 6, मुसीबतों को अवसर में बदलो। जब जिंदगी आपको नींबू थमाए तो जल्दी से शरबत बना लो और पी लो। अवसर पहचानना किसी भी इन्वेस्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हमारा फियर, हमारी लेजीनेस, हमारे बैड हैबिट्स, हमारे ईगो। इन सब की वजह से हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। अगर आप इस तरह के आदमी हैं जो सही चीज़ होने का इंतज़ार करते हैं तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ सकता है।
ये तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गाड़ी निकालने से पहले ये डिसाइड करना चाहते हो कि अगले 20 मिनट तक सारे स्ट्रीट लाइट्स ग्रीन रहेगी या नहीं। ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में है सिर्फ गाड़ी चलाना। ठीक उसी तरह से आपके कंट्रोल में है कि आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढकर आगे बढ़े। दोस्तों, इस बुक से हमें यह समझ आता है कि हमें भीड़ के साथ चलना ज़रूरी नहीं, हमें अपनी सोच और समझ रखनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी की दिशा खुद तय करनी चाहिए। अगर रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड नहीं होते तो वो भी कहीं जॉब करते। वो जब भी फाइनेंशियल सेमिनार्स में जाते हैं तो वो हमेशा कहते हैं फाइनेंशियल आईक्यू स्पेशलाइजेशन के 4 बड़े फील्ड से आती है: अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, डिमांड एंड सप्लाई की समझ एंड लॉ। वो बोलते हैं कि स्कूल ने उन्हें एक एम्प्लॉय बनाया, बट उनके रिच डैड ने उन्हें एक एम्प्लॉयर बनाया। ऐसा ही फाइनेंशियल नॉलेज पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।